नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना। जी हां, आज भारत और जापान की गहरी दोस्ती को लगे बड़े सदमे के बाद ये गीत सटीक बैठता है। दरअसल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से उनका निधन हो गया। नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। इसके अलावा वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। और आज पूरा भारत जापान के साथ शोक में है और हम इस कठिन घड़ी में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। मिस्टर आबे के साथ मेरा जुड़ाव कई साल पुराना है। शहर में आपको बताएं कि अपने संबोधन के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार दी गई। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन के सामने हैं, जिसमें पहली तस्वीर में हमले से पहले की ये तस्वीर है, जब शिंजो आबे लोगों को वहां पर संबोधित कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से संबोधन के दौरान उन पर हमला किया गया। और तीसरी तस्वीर में आपको बताएं कि जब गोली लगी उसके बाद किस तरीके से सीधे जमीन पर शिंजो आबे गिर पड़े, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो ये 3 तस्वीर जो कि वाकई बेहद ज्यादा दिल दुखाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिस तरीके से भारत के कई बार दौरे पर भी आए हैं और हम सब ने देखा, पूरा देश इस बात का गवाह है कि किस तरीके से शिंजो आबे और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चलते भारत में विकास को लेकर कितनी अहम भूमिका शिंजो आबे ने निभाई है। इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरीके से जो जापान में पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, उनका निधन हुआ, इसको लेकर हालांकि शनिवार को भारत में एक दिन का शोक रखा गया है। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें शिंजो आबे पर हमले की तस्वीरें, तो वहीं भारत ने एक ऐसा दोस्त खो दिया है जिसने हर कदम पर भारत की मदद की है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि 2006 और 2007 में अपने पहले कार्यकाल में आबे ने भारत का दौरा किया और संसद को संबोधित किया था। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 बार जनवरी 2014, दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भारत का दौरा किया, जो कि किसी भी जापानी प्रधानमंत्री की ओर से किए गए सबसे ज्यादा भारत के दौरे में से एक था। शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान भारत जापान न केवल और नजदीक आए, बल्कि दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचे। वो 2014 में भी गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले जापानी पीएम थे। तो बेहद ज्यादा जिस तरीके से जो निधन शिंजो आबे का हुआ, साफ तौर पर पूरा देश नहीं पूरी दुनिया इसको लेकर स्तब्ध है, क्योंकि जिस तरीके से जो हमला उन पर किया गया, जो कारण उसके पीछे सामने आ रहे हैं, हालांकि उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई हमलावर जिस तरीके से असंतुष्ट होने की बात कह रहा है, क्या वाकई हमलावर शिंजो आबे से असंतुष्ट था या फिर इसके पीछे कोई वैश्विक कारण बताया जा रहा है। आबे के बारे में वो अहम बातें बताएं जो कि जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। शिंजो आबे सबसे ज़्यादा भारत में आने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री हैं। साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और आबे की करीब दर्जन भर से ज़्यादा मुलाकात हो चुकी हैं। दोनों की केमिस्ट्री की हर जगह चर्चा होती रही है। भारत और जापान के बीच 15 बिलियन का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है और ये पीएम नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की नज़दीकी की वजह से ही आगे बढ़ पाया था। 2021 में भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। और दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा ईस्ट
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई मुद्दों पर काम किया गया है। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मंजू सेठ जो कि पूर्व राजनयिक हैं, आपका मैं सर स्वागत करना चाहूंगी मैम। इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र ओझा जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले मंजू जी मैं आपके पास आऊंगी कि जिस तरीके से जो आबे पर जो हमला हुआ, किस तरीके से भारत और जापान की गहरी दोस्ती हमने देखी थी, जिसका असर साफ तौर पर वैश्विक स्तर पर हमने देखा। अब कितना नुकसान तो छोड़िए, जो ये दुख है साफ तौर पर पूरा देश पूरी दुनिया मना रहा है, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही दर्दनाक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो आज वहाँ के पूर्व को जैसे मारा गया है। और अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं कि किस वजह से मारा है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मोटिव एग्जैक्टली क्या रहा होगा बहुत ही इस वक्त कहना क्लियरली मुश्किल है। लेकिन इंडिया के लिए तो सेटबैक है थोड़ा बहुत, क्योंकि इनके दौरान जैसे आपने कहा अभी हमारे जो आपसी संबंध थे बहुत ही स्ट्रेंथन हुए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया गया और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, और बुलेट ट्रेन और डिफेंस टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल्सो इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने अपनी कंपनीज को भी कहा आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए, चीन से अपना जो रुख है बदलिए और इंडिया के साथ ही आप अपना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें। तो उसके एक बहुत अच्छा असर हुआ कि हम और 3 बारी आपने जैसे कहा वो इंडिया आए और पहली दफा कोई भी जापानीज प्राइम मिनिस्टर इतने बारी आए हैं और हमने भी उनको पद्म विभूषण में पढ़ रही थी दिया है, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग उन्होंने दोनों रिलेशंस, दोनों कंट्री के रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए हैं। और साथ ही में उनका जो कल्चरल कनेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस किया। वो वाराणसी गए और गंगा आरती में भी भाग लिया और गुजरात भी गए और सब उनका जो ओवरऑल कनेक्ट था पीएम के साथ भी और इंडिया के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के भी, क्योंकि उनकी जो पार्टी के अभी प्राइम मिनिस्टर ने किशिदा, वो इसको आगे इन संबंधों को और स्ट्रेंथन करेंगे और साथ में ही उन्हीं के दिखाए गए जो मार्ग है कह लीजिए और जो आपस में जो एग्रीमेंट्स हम दोनों देशों में साइन हुए उनके ऊपर कायम रखेंगे और हम दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। बिल्कुल, इस तरीके से मंजू जी आपने बताया कि बेहद ज्यादा भूमिका उनकी रही है भारत को आगे बढ़ाने में। और वहीं अगर जापान की भी बात करें तो जापान को इकोनॉमिक तौर पर कहा जाए, सुरक्षा के लिहाज से कहा जाए, काफी योगदान उनका जापान में भी देखा गया। एक बेहद ज्यादा लीडर जो है, लीडरशिप की जो क्वालिटी थी वो उनके अंदर थी। लेकिन अब ऐसे में जो ये घटना इसे कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमलावर ने गोली मार दी ये कहकर कि वो असंतुष्ट थे उनके काम से, ऐसे में जापान की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं मैम? उनकी राजनीति पे भी असर पड़ने का थोड़ा बहुत तो अंदेशा है, क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले थे। होते हैं कि नहीं होते हैं पता नहीं ये वाले और आपके पीएम ने भी कहा कि डेमोक्रेसी के लिए धक्का है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सफर करेंगे। और क्वाड को अगर आप देखेंगे इन्होंने इनिशिएट किया था इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, कोऑपरेशन के लिए, और पहले इतना उसको नहीं इम्पोर्टेंस दिया गया, बट इनके अभी सेकंड कार्यकाल में और जब इन्होंने देखा कि चीन का जो रवैया है बहुत ही असर्टिव हो रहा है, बहुत ही उनको खतरा महसूस हुआ, उनको भी और देशों को भी, उन्होंने इंडो पैसिफिक को फिर से रिवाइव किया है और उनका अहम भूमिका थी उसको फिर से रिवाइव करने के लिए, ताकि चाइना को अपने थोड़ा असर्टिवनेस उनकी उस पे रोक डाल सके। और साथ ही उनका अहम भूमिका उसमें भी है कि जो पूरे वहाँ का जो माहौल है जो ताइवान के साथ वो कर रहे थे और उसकी वजह से चीन काफी नाराज थे उनसे,
लेकिन साथ ही में एक अजीब अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ रही थी कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बहुत खुशी दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके के माहौल में जापान के लोगों ने एक ऐसा नेता खो दिया जिन्होंने जापान को बनाने में, उसकी मजबूती को दुगना करने में अपनी पूरी जान झोंक दी थी। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, हालांकि आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं सर, तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं जितेंद्र जी? क्या हत्या के पीछे कारण आप समझते हैं, जबकि जापान में बंदूक नियंत्रण के सख्त कानून लागू हैं सर? देखिए, इस स्थिति में कहा नहीं जा सकता है कि जिसने आक्रमण किया वो लोन वुल्फ है या वो किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। आप देखिए, कल ही मैंने इंटरव्यू दिया था किसी न्यूज़पेपर को, किसी जर्नलिस्ट को। उन्होंने इस बात पे मेरी राय पूछी थी कि MI5 और FBI दोनों एक साथ आके चीन पे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से चीन जो है प्रजातांत्रिक देशों में या ओपन सोसाइटीज में इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर रहा है। शिंजो एबे साहब के बारे में एक बात यह है कि देखिए, वो एक बहुत ही कठोर प्रशासनिक थे, बहुत टफ डिसीजन लेने में वो डरते नहीं थे, नेशनलिस्ट थे, राइट विंग भी कह सकते हैं, लोकप्रिय थे, थोड़े डिविजिव फिगर भी थे। ऐसी बात नहीं 2019 के में उनकी कुछ मेजोरिटी कम भी हो गई थी, तो बहुत से लोग जापान में थे जो शिंजो एबे साहब को उतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आप जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें, कि जो उनका इकोनॉमिक एजेंडा था, जिस तरीके से जापान इकोनॉमिक टर्मोइल या मलेज फेस कर रहा था, उससे उन्होंने जापान को निकाला, कार के बाहर किया। जापान में अधिकतर नेता जो प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाते थे और उतने कंसेंसस फिगर नहीं थे, तो उन्होंने जो भी तरीका अख्तियार किया, ऐसा कोई तरीका अख्तियार नहीं किया जो एकदम ब्रेजनली इलीगल हो, लेकिन जहां जरूरत पड़ी तो एक कुशल राजनीतिक की तरह उन्होंने कठोर फैसले लिए और अपने पॉलिसीज को उन्होंने पुश किया, क्योंकि वहां ट्रांजिशन की जरूरत होती है। अगर बहुत ज्यादा वो कंसेंसस के इसके पढ़ते तो कुछ नहीं कर पाते। तो एक डिसाइसिव लीडर थे, और डिसाइसिव लीडर होने के साथ देखें कि जब हम क्वाड की बात करते हैं, मैं 1 मिनट लूंगा आपका समय और उस पर समाप्त करना चाहूंगा कि क्वाड का जिक्र 2001 के आसपास से हो रहा था। 2000 के आसपास से जापान के जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स थे, उनका कहना था कि भारत का आना बहुत जरूरी है। 2002 से 2005 तक आप देखें कि यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्राइलैटरल डायलॉग चल रहा था, वो क्वाड्रिलैटरल नहीं था, हम बाहर थे उसमें। लेकिन शिंजो एबे साहब अपने पहले टेन्योर में 2006-07 में आते हैं और उनका कहना था कि देखिए, एशिया पैसिफिक में कोई भी हम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लाते हैं, उसमें भारत का नहीं होना ये लाजिमी नहीं है, भारत का होना बहुत जरूरी है। उस समय उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी ये किया था। जॉन हॉवर्ड हमारे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी उन्होंने अप्रोच किया था। लेकिन जॉन हॉवर्ड के बाद जो है ना, तो हमारे प्रधानमंत्री ने दिलचस्पी ली बहुत ज्यादा, और जॉन हॉवर्ड चले गए, और उसके बाद जो केविन रुड है उन्होंने क्वाड्रिलैटरल को हटा दिया। फिर भी दूसरे टेन्योर में आते हैं, वो बने रहते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने एक डिसाइसिव अप्रोच दिखाया जापान के भीतर और जापान के बाहर भी, अपने डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें, उसको भी एक इनवर्ड लुकिंग अप्रोच से उन्होंने कहा कि नहीं, वो अमेरिका पे निर्भर नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, और उनको अपने हितों का ध्यान रखना है। देखिए, वो डिसाइसिव लीडर थे, मजबूत लीडर थे। हालांकि उनकी हत्या से अगर किसी को फायदा होता है, किसी को खुशी होनी चाहिए, किसी को खुशी किसी की हत्या से नहीं होनी चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। किसी की हत्या से किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए, और इतने बड़े नेता जिन्होंने जापान को बनाने का काम किया, सर आपने अहम जानकारी दी। लेकिन जितेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि शिंजो आबे के निधन के पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है? मैंने कहा ना कि देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है ये कह रही है, FBI या MI5, इनका कहना है कि चाइना जो है सारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है। तो वो एक टेंडेंसी, एक आशंका है। इसमें उसने किया है कि नहीं किया है, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। संभव है कि नहीं किया होगा, संभव है कि लोन वुल्फ ने किया होगा। अगर चाइना ने किया भी होगा तो उसने इतनी सफाई से किया होगा कि कोई इसका पता नहीं चला पाएगा। देखिए, ये असैसिनेशन, ये हत्याएं, ये सीक्रेसी चाइना के इतिहास में, चाइना के रग रग में घुसा हुआ है। चाहे वो माओ को देखें या चाहे सी जिनपिंग को देखें, जब वो अपने लोगों से डिसेप्शन करने में घबराते नहीं है तो दूसरों से क्यों नहीं करेंगे। और जिस किस्म की उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, सर्वेलेंस टाइप से लेके दुनिया में कहीं किसी को सर्वेलेंस कर सकते हैं, कहीं किसी को पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो उनके पास कैपेसिटी भी है, उनके पास मोटिव भी है। लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया है। लेकिन हाँ, शिंजो एबे से उनको बहुत परेशानी हो रही थी। शिंजो एबे
स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय अरीना में एक बड़े टावरिंग पर्सनालिटी थे। लोग उनसे बातचीत करते थे और भीतर में भी अपने सरकार के लिए, दूसरों के लिए बाहर की पॉलिसीज पे लोग उनकी तरफ देखते थे। और एक पार्टी के मजबूत काराधार तो थे ही, जितने नेशनलिस्ट फोर्सेस है उसके वो डिफैक्टो मैं कहूंगा कि फादर फिगर थे। तो इस वजह से उनका इस अचानक इस पॉलिटिकल स्पेस से चले जाने से अगर किसी को फायदा होता है तो चाइना को होता है। जी, ऐसे में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं सर, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि जिस तरीके से जापान अगर देखें एक संपूर्ण जो है परिपूर्ण देश है, ऐसे में क्या पूर्व प्रधानमंत्री जो कि कभी प्रधानमंत्री रहा हो, क्या उसके छोटे से भले छोटे सा संबोधन क्यों ना हो, क्या उसके संबोधन में सिक्योरिटी टाइट नहीं की जाती है? कैसे एक पत्रकार के बहाने एक शख्स अंदर घुसता है और कैसे उसके हाथ में हथियार बंदूक होती है वो कोई देख नहीं पाता है? क्या प्रक्रिया सर, क्या प्रोटोकॉल इसको लेकर होता है? देखिए, ये हम सुरक्षा, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ता हूँ और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रैक्टिस करता था, ये फिजिकल सिक्योरिटी नहीं करता था। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हम सिक्योरिटी देखते हैं तो हम अपने कल्चर, अपने आसपास के माहौल से देखते हैं। जापान एक बहुत ही शांत समाज है, वहाँ पे लोग आपस में कोई वायलेंस का, क्राइम का बहुत ही कम रिकॉर्ड है और वेपन वगैरह इजीली एक्सेसिबल होते नहीं है। जो वेपन जो तस्वीर में नजर आ रही है वो एक हैंडमेड का गन उस शख्स ने बनाया है। देखिए, जब कवर्ड वॉर होता है या कोई एक्सट्रीमली मेंटली इंसेन व्यक्ति होता है, लोन वुल्फ जिसे हम कहते हैं, लोन वुल्फ को भी पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि लोन वुल्फ कभी किसी से बातचीत नहीं करता है, वो जो मन में आता है वो खुद प्लान करता है, उसके डिजाइन वगैरह आप किसी टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए पकड़ नहीं सकते हैं। अगर इसमें चाइनीज मैं कहूँ कि अगर उनके डीप स्टेट का या कवर्ड स्टेट का अगर इन्फ्लुएंस भी होगा तो देखिए ये वॉर का एक हिस्सा है और कभी भी इन चीजों को प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हुआ उसको प्रिएम्प्ट करना जापान के लोकल कॉन्टेक्स्ट में शायद किसी ने ऐसा अंदेशा नहीं लगाया हो, और लगाया भी हो तो शायद चाइनीज ने अगर किया है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने किया है, बाई चांस चाइनीज का अगर इसमें रोल है तो वो उन्होंने बहुत बखूबी किया है। अगर ये लोन वुल्फ का भी रोल है तो लोन वुल्फ को पकड़ना बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन कुछ भी कहें एक फेलियर तो ये जरूर है। लेकिन बड़ा फेलियर ये है मंजू जी, हिंदुस्तानी नजरिए से नहीं देख सकते। बिल्कुल, वाकई सर ये बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल, वाकई ये बहुत बड़ा फेलियर है। हालांकि इस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या इसके पीछे बाहरी शक्तियां हैं जिन्होंने इस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरीके से मारने की कोशिश की। लेकिन मंजू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे संबंध जापान से थे, पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर उन्हें अपना दोस्त कहा करते थे, उनके संबंध हमने अक्सर देखा कि क्या केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में थी। लेकिन अब जब शिंजो आबे हमारे बीच नहीं है तो ऐसे में भारत को कितना नुकसान इसका होगा? भारत को थोड़ा बहुत, जैसे इन्होंने भी कहा कि जो उनकी गाइडिंग फैक्टर थी और इम्पोर्टेंस थी अपने कंट्री में, वो बहुत टावरिंग फिगर, और इसलिए अपनी पार्टी में भी वो काफी पॉपुलर है और काफी उनका से था। और अभी आप अगर आप देखें, सब जो भी वहाँ पे लीडर्स जाते हैं उनको जरूर मिलते थे जब बायलैटरल मीटिंग्स और बायलैटरल विजिट्स हो रही थी। तो वो सेटबैक तो है कि वी हैव लॉस्ट अ फ्रेंड, एंड इंडिया का के खास दोस्त थे और खास हिमायती थे, और उन्हें अपने हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत फुल कोशिश की। तो इसलिए वो थोड़ा सेटबैक है। लेकिन बिकॉज उन्होंने एक जो टेम्पलेट बना दिया था बायलैटरल रिलेशंस के लिए, और जो एग्रीमेंट साइन किए उनके टेन्योर के दौरान, और जो उन्होंने मार्ग दिखाया, क्योंकि अभी पार्टी जो पावर में है उन्हीं की पार्टी है, तो उम्मीद है कि वो उसी पाथ पे कंटिन्यू करेंगे और बहुत बड़ा सेटबैक शायद ना हो इंडिया जापान रिलेशन। चलो, मैं उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक ना हो, क्योंकि जो शिंजो आबे के साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी के रिलेशन थे उनका असर साफ तौर पर भारत में देखने को मिला है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो अन्य तमाम सेवाएं हो। लेकिन ऐसे में क्या मंजू जी ये माना जाए कि ये पूरा जो घटना को जो अंजाम दिया गया है ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अपर हाउस के इलेक्शन जापान में होने वाले हैं? वहाँ पे नॉर्मली पॉलिटिकल वायलेंस इस किस्म की नहीं देखी गई है इतनी। और जो कह रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स में कोई ऐसी रिपोर्ट आई थी, चीन के ग्लोबल टाइम्स में, कि राजनीतिक इंसिडेंट है, लेकिन इसके ऊपर कितना सही है कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अनलाइकली है
मेरा मानना है कि इट इज अनलाइकली दैट कि ये इन्होंने पॉलिटिकली कोई इनको एलिमिनेट करना चाहता था उनकी कंट्री में, क्योंकि जो भी कहेंगे उनकी काफी रिस्पेक्ट थी। हाँ ठीक है, वो कुछ कुछ कोशिश कर रहे थे कि अपना इकोनॉमिक्स एज यू नो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कोशिश की उन्होंने, जो बहुत पॉपुलर नहीं थे, और उनके जो डिफेंस के ऊपर जो अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करना चाहते थे, और चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदले जो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और अपना डिफेंस के ऊपर और थोड़ा स्ट्रेंथन करें। तो उसमें से थोड़ी सी अनपॉपुलैरिटी थी, बट मुझे लगता नहीं है कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं या कोई और लोग हैं जो पॉलिटिकल हैं उनको एलिमिनेट करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे इसकी जो पॉलिटिकल किलिंग्स की इस किस्म की राइवलरी और ऑपोजिशन पार्टीज की नहीं देखने को मिलती है, और उनको आपस में वो ठीक है अग्री नहीं करते हैं जो भी है, और बीच में कुछ आपस में जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका उसको इनको एलिमिनेट करें ये बहुत अनलाइकली है मेरा मानना है। वाकई, क्योंकि जिस तरीके से आबे की आर्थिक नीतियों ने एक नए शब्द ओबेनॉमिक्स को जन्म दिया था, जिसके तर्ज पर ही भारत में भी पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी को आर्थिक नीतियों को मोदी नॉमिक्स का नाम भी दिया गया था। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो घटना सामने आई, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज जो है स्तब्ध हो चुकी है, क्योंकि मसला कुछ ऐसा है, एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरीके से सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये साफ तौर पर भारत और जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान इसको कहेंगे, क्योंकि सबसे सुरक्षित देशों में जापान आता है। बिल्कुल, और उनकी जो सुरक्षा अरेंजमेंट है, क्योंकि वो तो वहाँ पे कुछ इस टाइप के अटैक्स बहुत ही कम होते हैं, गन अटैक्स भी बहुत कम होते हैं, तो जो पॉलिटिशियंस की जो सुरक्षा है वो बहुत ही मिनिमल रखी जाती है। उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपस में इस टाइप का कभी झगड़ा होता ही नहीं है, और लोग भी जो भी अपने डिफरेंसेस हैं, अपने प्रोटेस्ट मोर सिविली या मोर क्वाइटली करते हैं, वो नॉर्मली इस किलिंग में नहीं बिलीव करते हैं। हाँ। तो ये जो इंडिविजुअल है, इनका क्या मोटिव था, क्या ये ब्रेन वॉश थे थ्रू समबडी कि वो कह रहे मैं डिससैटिस्फाइड था। हाँ। डिससैटिस्फाइड का मतलब थोड़ी ना है कि आप एलिमिनेट कर दें किसी को। वाकई डिससैटिस्फाइड का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरीके से सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दे। हालांकि ये जांच का विषय, लेकिन फिलहाल आप दोनों मेहमानों ने समय दिया, मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मंजू जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो निधन हुआ है, ये अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली घटना है। हालांकि इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और तमाम भारत के राजनेताओं ने इस पर जो है शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ शनिवार को भारत बंद का भी ऐलान इसको लेकर साफ तौर पर किया गया है। हालांकि जो जापान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री उन्होंने इस बात की निंदा की और पूरे मामले को लेकर जांच का विषय इसे बताया है, और फिलहाल कोशिश भी की जा रही है कि इसको पूरा खंगाला जाए और ये रेक्टिफाई किया जाए कि आखिर कैसे एक मामूली से कारण को लेकर अनसेटिस्फाइड होकर उस शख्स ने पूर्व प्रधानमंत्री की इस तरीके से हत्या कर दी, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। क्या बाहरी शक्तियां इसमें शामिल है, क्या उनके हाथ की वजह से, क्या उनके हिस्सेदारी की वजह से इस तरीके का ये कांड जो है वो किया गया। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ शिंजो आबे के इस निधन के बाद इसका क्या खुलासा होता है, क्या कुछ इनकी हत्या के पीछे के तमाम कारण फिलहाल सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।